सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इकाई है प्रगतिवाद या फिर विभिन्नवाद, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आती है। और जो आपकी इकाई 2 है इससे संबंधित तो है ही ये। उसके बाद में जो इकाई 5 है जिसके अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से जितने भी महत्वपूर्ण कविताएं आती हैं, जो काव्य आते हैं, उनसे संबंधित भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। क्या है? ये है वीणा। वीणा भी कौन सी? असाध्य वीणा, जिसको कोई नहीं बजा सकता था, उसको बजाया था प्रियमवद ने। असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो ये अज्ञे साहब की रचना है। और इसमें वीणा को किस प्रकार से बजाया था उन्होंने? तो उन्होंने जो प्रियमवद है वो वीणा को बजाते वक्त बिल्कुल ही क्या है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अगर किसी ने असाध्य वीणा कविता पढ़ी है तो अगर आप देखेंगे उसमें कि जो असाध्य वीणा है उसको बजाने के लिए जो बहुत बड़े बड़े जो वीणा वादक थे वो भी आए लेकिन नहीं बजा सके। लेकिन प्रियमवद ने क्या किया? आँखों को बिल्कुल बंद करके वीणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने बिल्कुल तन मन अपना सब कुछ है वो वीणा को समर्पित कर दिया और फिर वीणा में से झंकार मतलब आवाज़ उठी। तो प्रियमवद कह रहे हैं श्रेय नहीं कुछ मेरा, कि मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है इसमें। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, कि मैं तो स्वयं सुनने में मतलब मैं मेरा स्वयं का मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो संपूर्ण रूप से वीणा में संलग्न हो गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया। इसको वीणा को। दूसरे पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? दूसरी पंक्ति है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? वीणा को बजाने में मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं कि वीणा को बजाने में मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। ये कथन नहीं आएगा इसमें। देखिए, श्रेय नहीं है कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ये प्रथम पंक्ति है, उसका अर्थ है। दूसरी पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे तो ये अर्थ नहीं आएगा। मैंने स्वयं को अहम से अलग कर दिया, बिल्कुल ठीक है। मैंने वीणा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और मैं स्वयं के अस्तित्व को भूल गया था। ये तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपका पहला कथन है ये इसके बारे में सही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा कि दूसरी पंक्ति में कवि का क्या कहना चाहते हैं कवि। देखिए, ये चारों ही कथन वैसे तो सत्य हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है आप उस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है कि दूसरी पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने स्वयं को अहम से अलग कर दिया था, मैंने वीणा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और मैंने स्वयं के अस्तित्व को मैं क्या हो गया था? भूल गया था। वीणा को बजाने में मेरा कुछ श्रेय नहीं है, ये कथन तो वैसे सही है, लेकिन ये प्रथम पंक्ति का है तो इसमें ये आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर आएगा 2, 3 और 4। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं नागार्जुन साहब की। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनका आपको क्रम बताना है। तो आप क्रम बताएंगे। युग धारा है इनकी कब की है? तो याद रखेंगे सन 1952। सतरंगे पंखों वाली सन 1959। प्यासी पतराई आंखें सन 1962 और तुमने कहा था ये सन 1980। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? युगधारा, बिल्कुल ठीक है। सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962 और तुमने कहा था 1980 और आपका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं दी गई हैं और इनका सही अनुक्रम आपको लगाना है। ये सभी की रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन साहब की। तो चारों ही रचनाएं आप याद रखेंगे लेंगे। युगधारा 1919 नहीं 1952, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962 और तुमने कहा था 1980। और ये चारों ही रचनाएं नागार्जुन साहब की हैं। आपसे एक रचना भी पूछी जा सकती है कि युगधारा रचना किसकी है, या फिर मिलान में पूछा जा सकता है आपसे। तो इस प्रकार से आप सभी तरह से प्रोग्रेसिव रहेंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ याद होना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं दी गई हैं, इनका सही क्रम आपको बताना है।
केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा, ये जन्म सन 1947 की है। अगला है आग का आईना जो सन 1970 है। हे मेरी तुम सन 1981 है। और आपका फूल नहीं रंग बोलते सन 1965 है। तो सबसे पहले आएगा आपका युग की गंगा 1947, आग का आईना 70, हे मेरी तुम 81 और फूल नहीं रंग बोलते 1965। तो देखिए युग की गंगा 1947 बिल्कुल ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते सन 1965 बिल्कुल ठीक है, आग का आईना 1970 और हे मेरी तुम सन 1981। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और हे मेरी तुम, ये चारों ही रचना किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की। कब की हैं? तो याद रखेंगे युग की गंगा 47, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970 और हे मेरी तुम सन 1981। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, भूरी भूरी खाक धूल और नदी की बांक छाया। ठीक है, तो ये देखिए जो कुछ पते कुछ चिट्ठियां हैं ये किसकी है? रघुवीर साहे जी की है। और कब की है? सन 1989 की है। याद रखेंगे कुछ पते कुछ चिट्ठियां किसकी है? रघुवीर साहे, और ये 1989 की है। भूरी भूरी खाक धूल बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इनका, सन 1980 मुक्ति बोध जी का काव्य संग्रह है ये। और नदी की बांक छाया, नदी की बांक छाया है ये अज्ञे जी का काव्य संग्रह है, सन 1981 का। याद रखेंगे कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 रघुवीर साहे, भूरी भूरी खाक धूल सन 1980 मुक्ति बोध जी और नदी की बांक छाया सन 1981 अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। तीनों ही काव्य संग्रह याद रखेंगे और आपका आंसर आएगा यहाँ पे। सबसे पहले भूरी भूरी खाक धूल कहाँ पे है? तो देखिए भूरी भूरी खाक धूल, फिर नदी की बांक छाया 1981 और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ सन 1989। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। लोग भूल गए ये कब का है? तो सन 1982 का है। कब का है? सन 1982। सीढ़ियों पर धूप में सन 1960, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 और आत्महत्या के विरुद्ध सन 1967। तो सबसे पहले क्या आएगा? लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो और आत्महत्या के विरुद्ध। तो सबसे पहले आएगा सीढ़ियों पर धूप में। तो देखिए सबसे पहले सीढ़ियों पर धूप में, फिर उसके बाद में आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1972 और लोग भूल गए सन 1982। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके जो 4-5 दिए गए हैं कौन कवि। ठीक है, आपको इनके जन्म वर्ष भी याद होने चाहिए सभी के। कुंवर नारायण जी का जन्म है सन 1927, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म है 1911, दुष्यंत जी का जन्म है सन 1933। ओके, गिरिजा कुमार माथुर गिरिजा कुमार माथुर है ये प्रथम तार सप्तक से संबंधित, जिसका नाम है तार सप्तक 1919 और अज्ञे हैं 1911। ठीक है, यहाँ पे आई हैं आपकी रचनाएं। चक्रव्यूह रचना है, इसका रचना काल सन 1956 और ये रचना किसकी है? तो ये कुंवर नारायण साहब की है। युग की गंगा केदारनाथ जी की है और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था युग की गंगा सन 1947 की है। ठीक है, सूर्य का स्वागत दुष्यंत जी की है और सूर्य का स्वागत कब का है? तो सन 1957 का है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर और कब का है? सन 1991 के है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, सीधा ही मिलान हो रहा है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका है ए ऑप्शन में और ए ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल जो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ इनका रचनाएं आपको याद होना चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है सन 1913, धर्मवीर भारती जी का जन्म है सन 1926, कुंवर नारायण 1927, आपके नरेश मेहता जी हैं इनका जन्म है सन 1922 और आपकी गिरिजा कुमार माथुर का जन्म है सन 1919। याद रखेंगे जो कालजयी रचना है ये सन 1980 की है और कालजयी रचना किसकी है? तो ये आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की है। आंधायुग धर्मवीर भारती और रचना है सन 1954 की। अपने सामने कुंवर नारायण जी की है और ये अपने सामने का रचना काल है सन 1979 मतलब 1979 का।
और संशय की एक रात एक चाल नहीं है ये साहब, ये संशय की एक रात है और ये किसकी है? नरेश मेहता जी की, और ये है सन 1962 की। ठीक है, कब की है? सन 1962। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा एक ए में 1, बी में 2। देखिए 1 2 3 4 आपकी डी ऑप्शन में है और यही आपका आंसर ठीक है। अगला है रचना देख लेते हैं और आपके रचनाकार। 1 मिनट। मुक्तिबोध जी का जन्म है सन 1917। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है सन 1927। कुंवर नारायण का जन्म भी है सन 1927। रामदरस मिश्र जी का जन्म है सन 1924 और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है सन 1911। आपको याद होना चाहिए प्रत्येक कवि का जन्म वर्ष आपको याद होना चाहिए, आपसे कर्म लगाओ में पूछा जा सकता है। चांद का मुटेड़ा किसकी है? तो ये मुक्तिबोध जी की है, बिल्कुल ठीक है। और कब की है चांद का मुटेड़ा? ये सन 1964 की है। जिसका रचनाकार मुझे कन्फर्म पता है मैं उसका बताऊंगी, बाकी सभी का मैं नहीं बताने वाली आपको, और पूछे भी नहीं जाते हैं जिसका कन्फर्म नहीं होता है। अगला है काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है और कब की है? तो सन 1959 की है। कब की है? 1959। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की है और कब की है? ये सन 1965 की है। ठीक है। और पक गई धूप ये किसकी है? तो ये रामदरस मिश्र जी की है और इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला पक गई धूप का। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपका ए ऑप्शन में। अगला है सुमेलित आपको करना है। देखिए नागार्जुन जी का जन्म 1911, त्रिलोचन जी का जन्म 1917, रांगे राघव का जन्म सन 1923, केदारनाथ अग्रवाल 1911 और भवानी प्रसाद मिश्र 1913 का मिलेगा, कहीं पे आपको 1914। ठीक है। जमुन जल तुम, और ये रचना किसकी है? तो ये रचना है आपकी केदारनाथ अग्रवाल जी की और कब की है? तो ये भी याद रखेंगे सन 1984 की। ठीक है। एक ही क्वेश्चन को पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। राह के दीपक किसकी है? तो राह के दीपक है रांगे राघव की और ये कब की है? तो आप याद रखेंगे सन 1947 की है। उसके बाद में धरती है त्रिलोचन साहब की और ये कब की है? तो सन 1945 की है। अगला है रतन गर्भ, और रतन गर्भ है नागार्जुन साहब की और ये कब की है? सन 1984 की रचना है। ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4 3 2 1, आपका 4 3 2 1 है डी ऑप्शन में। ठीक है। कहाँ पे है? डी ऑप्शन में है। अगला है आपकी रचना दी गई है और रचनाकार, इसको आपको सुमेलित करना है। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म है सन 1913 या 14 मिलेगा। पंत जी का जन्म है सुमित्रा नंदन पंत सन 1900। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म है सन 1913। नगेंद्र जी का जन्म है 1915। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911। केदारनाथ मिश्र जी का जन्म है 1906 और केदारनाथ सिंह है इनका जन्म है 1934। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको केदारनाथ के नाम से 3 मिलेंगे, याद रखेंगे। केदारनाथ मिश्र 1906, केदारनाथ अग्रवाल 1911, केदारनाथ सिंह इनका मिलेगा सन 1934। ठीक है। आज्ञा जी का जन्म है सन 1911। ओके, यहाँ पे मिला लेते हैं हम रचनाकाल और रचना के अनुसार। तो यहाँ पे आपका आएगा कालजयी रचना किसकी है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की और कब की है? ये भी याद रखेंगे सन 1980 की है। पुरुषोत्तम राम ये पंत जी की है। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा कब की है? तो ये याद रखेंगे द्रौपदी इनकी 1960 की है। ऋतुम्बरा ये किसकी है? तो ऋतुम्बरा है केदारनाथ मिश्र जी की। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा ही मिला है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगला है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इसके ऊपर आपको विचार करना है। इसमें कथन दिए गए हैं और इनको आपको बताना है कि ये सही है, ये कौन से कथन आपसे सत्य हैं ये पूछे गए हैं। प्रयोगवाद में व्यक्तिक चेतना है, बिल्कुल ठीक है। प्रयोगवाद है उसमें व्यक्तिक चेतना है। प्रयोगवाद किसको कहा जाता है? प्रयोगवाद वही प्रयोगवाद है जिसे आज्ञा जी ने तार सप्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो प्रयोगवाद के जनक कौन है? आज्ञा साहब है।
प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को साध्य मानते हैं, बिल्कुल ठीक है ये कथन। अगला है प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है, यही कथन तो गलत है। क्यों है ये कथन गलत? क्योंकि प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद नहीं है, मार्क्सवाद प्रगतिवाद की आधारशिला है। याद रखेंगे, प्रगतिवाद की आधारशिला क्या है? मार्क्सवाद। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद एक ही माना जाता है। प्रयोगवाद का सत्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सत्य है, बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि जो प्रयोगवाद का सत्य है वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सत्य है। तो आपका कथन कौन सा सही है? 1, 2 और 4 कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका 3 का कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रयोगवाद की आधारशिला वो मार्क्सवाद नहीं है, मार्क्सवाद तो प्रगतिवाद की आधारशिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी। एक एक जो क्वेश्चन है उसमें एक एक शब्द की मार है, और एक शब्द को आप पकड़ लेंगे तो बिल्कुल आंसर तक पहुँच जाएंगे। आप सभी को पता है कि जो प्रगतिवाद है उसको मार्क्सवाद के अंतर्गत माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद और साहित्य में प्रगतिवाद और जो राजनीति है उसमें मार्क्सवाद, ये दोनों ही एक है। ठीक है, अगला है प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रगतिवाद है, पहले हम क्या पढ़ के हैं? प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन, अब हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद से संबंधित। देखिए, प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है, बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद साहित्य की उद्देश्यपूर्ण मानता है, क्या है? जो प्रगतिवाद है वो साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, बिल्कुल ठीक। प्रगतिवाद सौंदर्य के नए रूप में देखता है, बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, बिल्कुल ठीक। तो आपके जो चारों कथन हैं वो प्रगतिवाद के संबंध में सही हैं, तो आपका आंसर आएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन हैं उनके ऊपर आपको विचार करना है। नई कविता में जीवन की समग्रता से देखा गया है। क्या पूछा आपसे? जो नई कविता है उसमें जीवन को समग्रता से देखा गया है, बिल्कुल ठीक है। नई कविता के 2 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं, 1 और 2 बिल्कुल ठीक हैं। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं पर आपको विचार करना है। युगधारा, वरुण के बेटे, सतरंगे पंखों वाली, राह के दीपक। उपयुक्त रचनाओं में नागार्जुन की रचनाएं आपको बताना है। नागार्जुन जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप याद रखेंगे, नागार्जुन जी की रचनाएं हैं आपकी युगधारा, वरुण के बेटे और सतरंगे पंखों वाली। जबकि जो राह के दीपक हैं ये इनकी नहीं है, नागार्जुन साहब की। पहले हम बता देते हैं राह के दीपक नागार्जुन साहब की नहीं है। तो किसकी है ये? राह के दीपक हैं ये रांगे राघव की है। किसकी है? रांगे राघव की। और इसका रचना काल भी आप याद रखेंगे, राह के दीपक का सन 1947 है। जबकि यहाँ पे 3 रचनाएं और बच गई हैं, ये सभी हैं नागार्जुन साहब की। युगधारा कब की है? तो सन 1952 की है। और सतरंगे पंखों वाली है सन 1959 की है। कब की है? 1959 की है। ठीक है, और जो वरुण के बेटे हैं ये रचना है किसकी? नागार्जुन जी की, लेकिन ये क्या है? इनका उपन्यास है। उपन्यास है ये इनका सन 1957। ठीक है, नागार्जुन जी की तीनों ही रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और वरुण के बेटे। युगधारा 1952 है, सतरंगे पंखों वाली 1959 है और वरुण के बेटे सन 1957 है। राह के दीपक याद रखेंगे, रांगे राघव की सन 1947 की रचना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है। अगला है, रघुवीर साय समूचे राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाले कवि हैं। तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, और राजनीति कविता विचार पर आधारित होती है, तो ये कथन भी आपका गलत है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, रघुवीर साय समूचे राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाले कवि हैं, ये कथन बिल्कुल ठीक है। रघुवीर साय राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाले कवि नहीं हैं। राजनीतिक कविता विचार पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत। ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं। तो आपके आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। सही पूछा था आपसे, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। इसमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत
रूप में प्रकट हुई है, यह कथन किसका है? क्या है? जो नागार्जुन है वो सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। कौन? नागार्जुन साहब। सर्वहारा जो कविता है उसकी जो धारा है उसको तीव्र करने वाले कौन है? नागार्जुन। उसमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप से प्रकट हुई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। किसका है? सॉरी डॉक्टर नगेंद्र जी का नहीं, प्रोफेसर रामचरण महेंद्र जी का है। किसका है? जो प्रोफेसर रामचरण महेंद्र जी हैं वो कहते हैं कि जो नागार्जुन है वो सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं, उसमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है, यह कथन किसका है? तो ये है प्रोफेसर रामचरण महेंद्र जी का। अगला कथन है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार से तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है, ये कथन किसका है? नई कविता वो क्या है? प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज को मापने का प्रयास कर रही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर धर्मवीर भारती का। किसका है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है अज्ञे साहब का। ठीक है, किसका कथन है? ये अज्ञे जी का है। क्या है? प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। और ये कथन किसका है? ये अज्ञे साहब का कथन है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? आपसे पूछा गया है कि जो वस्तुतः नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। देखिए, आप सभी को पता है कि सबसे पहले आया भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद में आया द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद में आया छायावादी युग, छायावादी युग के बाद में आया आपका प्रगतिवादी युग, और प्रगतिवादी युग के बाद में प्रयोगवादी युग, और प्रयोगवादी युग के बाद में आई आपकी कविता, नई कविता बोलते जिसे। तो वस्तुतः जो नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गोविंद शर्मा रजनीश का। किसका है? गोविंद शर्मा रजनीश जी का कथन है कि जो वस्तुतः जो नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की कविता उस अधुनातन भारतीय व्यक्ति की प्रतिछवि है जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अध्ययन, चिंतन और संभवतः उससे अधिक स्थूल संपर्कों के प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुणों, रुचियों और प्रवृत्तियों के समन्वित हो गया है। यह कथन किसका है? क्या है? कुंवर नारायण जी के बारे में कथन है, और ये किसने कहा? तो ये बालकृष्ण राव जी ने कहा है। बालकृष्ण राव जी ने कहा है कि जो कुंवर नारायण जी की कविता है उसमें क्या है? अधुनातन भारतीय व्यक्ति की प्रतीक छवि है जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अध्ययन, चिंतन और संभवतः उससे अधिक स्थूल संपर्कों के प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुण, मतलब देश से अन्य गुण हैं, रुचियां हैं और प्रवृत्तियां भी समन्वित हो गई हैं। और ये कथन किसका है? तो ये बालकृष्ण राव जी का कथन है कुंवर नारायण जी के प्रति। अगला क्वेश्चन है, हाय यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? हाय यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं है, ये पंक्तियां हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की। किसकी हैं? शिव मंगल सिंह सुमन जी की हैं। अगला है, मेरी कविता में उषा के भीतर मेरी मृत्यु भी लिखी चिड़िया के भीतर है, मेरी राष्ट्र भावना बच्चों में दुख। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? आपसे पूछा गया है जो मेरी कविता है उसमें उषा के भीतर मेरी मृत्यु भी लिखी
चिड़िया के भीतर, मेरी राष्ट्र भावना, बच्चों में दुख। और ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं किसकी? रघुवीर साहे जी की हैं। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? रघुवीर साहे जी की। अगला है, साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे, एटमी धुएं के बादलों से गहरे, क्षितिज पर छाए हैं जापान को ध्वस्त कर, ईरान को मारकर। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आपसे पूछा गया ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। कौन सी? साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे, एटमी धुएं के बादलों से गहरे, क्षितिज पर छाए हैं जापान को ध्वस्त कर, ईरान को मारकर। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य पंक्तियां हैं ये। अगला है, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा में मट गया है राग, भावना की तुंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान। क्या है? घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा में मट गया है राग, भावना की तुंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और इनकी पंक्तियाँ हैं, गिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा में मट गया है राग, भावना की तंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान। अगला है, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चोती है, आले पर बिस्तुया नाचे। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चोती है, आले पर बिस्तुया नाचे। और ये कथन है नागार्जुन जी का। किसकी है? नागार्जुन जी से संबंधित पंक्तियां हैं ये। अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि को अग्र प्रकाश चरण, अंकित हो रहा धरा के मैले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बन सोती है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि का क्या अभिप्राय है? आपसे पूछा है कि अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि की अग्र प्रकाश चरण से अंकित हो रहा है धरा के मैले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बन सोती है। और इसमें जो पंक्तियां हैं इसमें सही आशय किसका है? तो ये है, कवि को लगता है कि रात का अंधेरा अब मिटने वाला है। बिल्कुल ठीक है। धरती पर प्रकाश का साम्राज्य होगा। बिल्कुल ठीक है। धरती के मैले आंचल पर मानवता की धूप खिलेगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। नया कवि अपने परिवेश के प्रति सजग है। ये कथन इससे संबंधित नहीं। ठीक है। नया कवि है वो अपने परिवेश के प्रति सजग है, ऐसे लगता है ये कथन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये पंक्तियां दी गई हैं इसमें इनका अभिप्राय बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि नया कवि अपने परिवेश के प्रति सजग है। ठीक है। इसका अर्थ है कवि को लगता है कि रात का अंधेरा मिटने वाला है। बिल्कुल ठीक है। और धरती पर जो प्रकाश है उसका साम्राज्य होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो आपका धरती के जो मैले आंचल है उस पर मानवता की धूप खिलेगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन नया कवि अपने परिवेश के प्रति सजग है, यहाँ पे कोई भी पंक्ति नहीं दी गई इस प्रकार की। तो आपका आंसर आएगा 1, 2, 3 और आपका 1, 2, 3 है आपके सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय किससे? जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं होती है पूर्व निर्धारित और उस क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय किससे है? क्योंकि जो मनुष्य है वो इतिहास को चुनौती देकर अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे ये ठीक है। अगला है, नियति पहले से ही निश्चित होती है। आपसे पूछा है पंक्तियों का आशय क्या है? जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसमें हर क्षण मानव निर्णय बनता और मिटाता है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है?
मनुष्य इतिहास को चुनौती देकर अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है, बिल्कुल ठीक है। नियति पहले से ही निश्चित होती है, बिल्कुल गलत है ये। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक 2 3, चौथी लाइन में देखिए नियति नहीं पूर्व निर्धारित, कि नियति होती है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है नियति पहले से ही निश्चित होती है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं आएगा 2 का। मनुष्य का निर्णय नियति को बनाता बिगाड़ता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 2 है, नियति पहले से निश्चित होती है, ये कथन गलत है। तो 2 जहाँ पे आएगा वो सभी ऑप्शन गलत होंगे। 2 यहाँ पे ये गलत है, 2 यहाँ पे भी दिया गया, बी में ये भी गलत है, और 2 सी में दिया गया तो ये भी गलत है। आपका आंसर आएगा डी, क्योंकि जो नियति होती है वो पहले से निश्चित नहीं होती है, पहले से निश्चित नहीं होती है, जबकि यहाँ पे दिया गया नियति पहले से ही निश्चित होती है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए नियति नहीं पूर्व निर्धारित, कि नियति होती है वो पूर्व से निर्धारित नहीं होती है। तो आपका आंसर आएगा 1 3 और 4। प्रकाशन की दृष्टि से इन रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन की दृष्टि से जो रचनाएं दी गई हैं इसका सही अनुक्रम आपको बताना है। चकित है दुख, ये सन 1968 की है। बुनी हुई रस्सी, ये सन 1971 है। खुशबू के शिलालेख सन 1973 है, और गीत फरोश सन 1953 है। ठीक है, कब का है? सन 1953। तो सबसे पहले आएगा आपका गीत फरोश, और गीत फरोश सबसे पहले आएगा आपका सी ऑप्शन में। गीत फरोश बिल्कुल ठीक, सन 1953। चकित है दुख सन 1968, बुनी हुई रस्सी 1971, और खुशबू के शिलालेख 1973, और आपका आंसर होगा यहाँ पे सी। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। सीढ़ियों पर धूप में, और ये कब की है? सन 1960 की है। उसके बाद में है चांद का मुटेड़ा, सन 1964 है। कितनी नावों में कितनी बार, सन 1967 है। और आपका भूरी भूरी खाक तुल सन 1980, और आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में सन 1960, चांद का मुटेड़ा 1964, कितनी नावों में कितनी बार 1967, और भूरी भूरी खाक तुल सन 1980। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए। प्रकाशन की दृष्टि से आगे की रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। चिंता है इनकी, सन 1941। भग्नदूत है सन 1933। बावरा अहरी 1954, और इत्तेलम 1946। तो सबसे पहले आएगी आपकी चिंता, भग्नदूत सबसे पहले आएगी आपकी भग्नदूत। भग्नदूत 1933, चिंता 1941, भग्नदूत 1933, चिंता 1943, इत्तेलम 1946, और बावरा अहरी सन 1954। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला दिया गया रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। इंद्रधनुष रोंदे हुए सन 1957 की रचना है ये। बावरा अहरी कब का है? सन 1954। आंगन के पार द्वार सन 1961, और आपका आरी ओ करुणा प्रभामय ये सन 1959 की। ठीक है, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, बावरा अहरी 1954, आंगन के पार द्वार 1961, और आरी ओ करुणा प्रभामय सन 1957। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1954, बावरा अहेरी सबसे पहले, फिर उसके बाद में आएगा इंद्रधनुष। बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आरी ओ करुणा प्रभामय सन 1959, और जो आपका आंगन के पार द्वार सन 1961। आपका आंसर आएगा पी। प्रकाशन काल की दृष्टि से आपका सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है। तो आपका आया है बांस का पुल, ये कब का है? तो सन 1963 का है। एक सूनी नाव, ये सन 1966 है। गर्म हवाएं आपकी सन 1966 ही है। और कुआनो नदी 1973 है, और जंगल का दर्द 1976 है। तो यहीं देखिए आपका बिल्कुल ठीक है। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, और जंगल का दर्द, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है
सुमेलित करना है आपको। खिचड़ी विकल्प देखा हमने, और ये किसका है? देखिए पहले हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो आपके रचनाकार दिए गए, त्रिलोचन साहब का जन्म है सन 1917, शिवमंगल सुमन का जन्म है सन 1915 या 16 मिलेगा, रांगे राघव 1923 है, केदारनाथ अग्रवाल 1911 है, और नागार्जुन जी का जन्म भी 1911 है। अगला खिचड़ी विकल्प देखा हमने, ये कब की रचना है? सन 1980 की है। पांचाली कब की है? सन 1955 की है। ताप के ताए हुए दिन सन 1980 है, और एशिया जाग उठा सन 1939 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिलान आएगा। खिचड़ी विकल्प देखा हमने नागार्जुन जी की है, पांचाली है आपकी रांगे राघव जी की, उसके बाद में है ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन साहब की है, और एशिया जाग उठा ये शिवमंगल सिंह सुमन की। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5, 3, 1 और 2। 5, 3, 1 और 2 आपका किस ऑप्शन में है? तो आपके सी ऑप्शन में। अगला है 64 कविताएं, खंडित सेतु, अर्धसती और मुक्ति प्रसंग, इनका रचनाकाल सुस्पष्ट रूप से हमें नहीं मिला है। तो देखिए जो 64 कविता है इंदु जैन जी की है, खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह जी की है, अर्धसती बालकृष्ण राव जी की है, और मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी जी का है। ठीक है, आपका आंसर आएगा 1, 2, 3 और 4, सीधा ही मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले हम मिलान कर लेते हैं। आरी ओ करुणा प्रभा में ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की है। धूप के धान किसकी है? तो धूप के धान है आपकी गिरिजा कुमार माथुर जी की। खुशबू के शिलालेख ये किसकी है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और आपकी चांद का मुटेडा है ये मुक्तिबोध जी की। यहाँ पे मुक्तिबोध जी सन 1917 है इनका जन्म, 1911 है अज्ञे जी का, गिरिजा कुमार माथुर 1919, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, और नरेश मेहता का जन्म है 1922। आर्यो करुणा प्रभामय ये कब की रचना है? तो सन 1959 की है। धूप के धान इसका रचनाकाल हमें नहीं मिला है। खुशबू का शिलालेख सन 1973 है, और चांद का मुटेडा है ये सन 1964 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सबसे पहले 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 आपके किस ऑप्शन में है? तो देखिए जो 2, 3, 4 और 1 है ये आपके ए ऑप्शन में है। अगला है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, मेधावी रचना किसकी है? देखिए 1 मिनट, मेधावी रचना किसकी है? तो ये मेधावी रचना है आपकी रांगे राघव साहब की। किसकी है? रांगे राघव की। हिलोल रचना किसकी है? तो हिलोल है आपकी शिवमंगल सुमन की। और युग की गंगा है केदारनाथ अग्रवाल। धरती है त्रिलोचन साहब की। त्रिलोचन साहब जी का जन्म है सन 1917, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911। याद रखेंगे केदारनाथ मिश्र का जन्म 1906, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, और केदारनाथ सिंह का जन्म है 1934। शिवमंगल सुमन है, इनका जन्म कहीं पे 1915 और कहीं पे 16 मिलता है। रांगे राघव 1923 और धूमिल साहब का जन्म है 1931। मेधावी रचना का रचनाकाल है सन 1947। हिलोल रचना है, इसका रचनाकाल है 1939। युग की गंगा 1947 और धरती है सन 1945। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा आपको 4, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 आपके बी ऑप्शन में है। आज का अंतिम क्वेश्चन 101 कर लिए हमने। हाँ जी, आज का अंतिम क्वेश्चन है 102। सीढ़ियों पर धूप में रचना किसकी है? तो ये है सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना है किसकी? ये रचना है रघुवीर साय जी की। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की है, और अंधायुग धर्मवीर भारती, और हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। सीधा ही मिलान है। रघुवीर साय जी का जन्म है 1929, रांगे राघव का जन्म है 1923, मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 है, धर्मवीर भारती 1926 है, अज्ञे जी 1911 हैं, और कुंवर नारायण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये 1927 हैं। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में रचना का रचनाकाल है 1960। ब्रह्म राक्षस इसका रचनाकाल आप सभी को पता है, ये अंधेरे में कविता है उसमें संकलित है ये। और अंधायुग सन 1954, और हरी घास पर क्षण भर सन 1948। ठीक है, यहाँ पे मिलान आएगा आपका 1, 2, 3, 4 सीधा ही आएगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और ये क्लास है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो आप यूजीसी नेट, जो आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट है जो जिसका एग्ज़ाम अभी 26 अगस्त को है, डेट आ गई है। पहले इतना कन्फ्यूजन था इस एग्ज़ाम को लेकर कि पता नहीं री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्लासें भी नहीं करवाई थी। अब हम जल्दी से पहले जो आपकी ये क्लासें हैं वो पूरी 10 इकाई हैं, 10 इकाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम आपको करवा देंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।